हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सामाजिक जनांकिकी जनगणना से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बताया गया था। सामाजिक जनांकिकी के जनक कौन है, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, शब्द का प्रयोग किसने किया, प्रमुख जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं और जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हें भी बताया गया था क्लास में। आज की इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी को देखिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। याद रखिएगा, प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं 350 के। ठीक है, 350 रुपये के ये सभी आपको जो एमसीक्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है। व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 है, इस पर सेंड करना है स्क्रीनशॉट एंड इससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है, और जो ये नोट्स है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखिए, आप सभी को यहाँ पर 150 रुपये में 300 से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित हैं, जिसमें कि विचारक है समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास शामिल हैं। इन सभी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा है और इसके अलावा इन सभी के जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सिद्धांत है वे भी इस पीडीएफ में शामिल है और उनकी पुस्तकें भी शामिल हैं। पेमेंट का प्रोसेस सेम है, वही यूपीआई आईडी है, उस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। इससे आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए, 50 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए यहाँ से शुरू करने। देखिए, प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यानी कि विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था और वह असंभव तथा अर्ध सभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन किसका है? विकल्प में यहाँ पर हेनरी मैन, सैडलर, थॉमसन एंड लेविस, बर्ट्रैंड रसेल यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले इससे संबंधित क्लासेस हो चुकी हैं। यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर के गुजरती है? 2 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर और 5 स्तर यहाँ पर विकल्प में है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर के गुजरती है? जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर 5 स्तर हो जाएंगे, 5 स्तर यानी कि विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? आइए विकल्प देखते हैं। किंग्सले डेविस, फ्रैंक नोटेस्टीन, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू रोस्ट्रो यहाँ पर विकल्प है। आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रैंक नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया है, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न है किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति निम्न में से मुख्यतः किस कारण से होती है? अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख, स्त्री निरक्षरता, मातृ कुपोषण, परंपरागत प्रथाएं। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति निम्न में से मुख्यतः किस कारण से होती है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर मातृ कुपोषण होगा। मातृ कुपोषण यानी कि सी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है, मातृ कुपोषण। प्रश्न है हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? विकल्प देखिए यहाँ पर डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन यहाँ पर दिए गए हैं। 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? किनकी अध्यक्षता में पहली जनसंख्या नीति तैयार की गई 1976 में? डॉक्टर कर्ण सिंह के। ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह हो गया यहाँ पर। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है? प्रजननता, अस्वस्थता, जनन क्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं? स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रजननता। प्रजननता यानी कि यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? प्रजननता कहा जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों यानी कि जो 30% से 60 से अधिक उम्र की जो जनसंख्या का अनुपात है वह किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? स्थिरता, गिरावट, वृद्धि, शहरी क्षेत्र में वृद्धि परंतु ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट। आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अगर जिसने भी नहीं की है समय समय पर रिवीजन करते रहा करिए, क्योंकि PGT एग्जाम की जो UP PGT का एग्जाम है उसकी संभावना दिसंबर में बताई जा रही है। यहाँ पर क्या होगा? शहरी क्षेत्र में क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, UP PGT एग्जाम की जो संभावना बताई जा रही है वो दिसंबर में बताई जा रही है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करने लग जाएं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? विकल्प देखिए शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्या होगा यहाँ पर? भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? सही यहाँ पर होगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत में जनसंख्याधिक का निम्न में से सूचक कौन सा नहीं है? निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि या फिर प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। कौन सा सूचक नहीं है? प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जनांकिकी के संक्रमण निम्न में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंध होते हैं? बताइए देखकर विकल्प। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? उच्च प्रजननता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है यह किस रूप में जाना जाता है? धन का प्रवाह सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत या फिर सामाजिक कोशिका का सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, इनमें से उसे क्या कहा जाएगा? कौन सा सिद्धांत है ये? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको फैक्ट्स वाली क्लास में बताया गया था। प्रश्न है वह पारिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को समानता किस रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जनांकिकी संक्रमण, सतत विकास या फिर अनियमित विकास। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
सतत विकास होगा, सतत विकास, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला की साक्षरता दर पूछी जा रही है, कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 65.46%, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? अंगणितीय वृद्धि, सकारात्मक रोध, स्थिर जनसंख्या, निवारक रोध यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित है? सैडलर, थॉमस डबलडे, एडविन कैनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कौन इनमें से संबंधित है? एडविन कैनन। एडविन कैनन यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? क्या होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पीपल ऑफ इंडिया आवर सेंसस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शाता है? देखकर बताइए सही क्या होगा। उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, फिर उसके अलावा उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, और उसके बाद क्या होगा? निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, यानी कि विकल्प बी सही होगा। पहले क्या आएगा? उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, और फिर निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं? जनांकिकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनांकिकीय गत्यात्मकता, या फिर जनांकिकीय रूपांतरण। क्या होगा यहाँ पर? जनांकिकीय संक्रमण होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्न में से एक प्रक्रिया का चयन करें। देखिए विकल्प में बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर है, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, या फिर स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। यहाँ पर देखिए स्थायी जनसंख्या संरचना से संबंधित पूछा जा रहा है, क्या सही होगा? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर होगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने का भारत में इनमें से मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। माल्थस ने इनमें से जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय किसे बताया था? जन्म नियंत्रण को बताया था, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में, अंगणितीय क्रम में, हरात्मक क्रम में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ज्यामितीय क्रम में होगा। ठीक है, खाद्य उत्पादन अंगणितीय क्रम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? देखिए विकल्प में जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या दिया गया है। तो पूछा जा रहा है जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं का कौन सा हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है जो जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो रहन सहन का स्तर होगा। रहन सहन का स्तर, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों से, समुद्र तटीय मैदानों में, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से, समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टियां और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इनमें से किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्रों से। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों से होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है? क्या होगा? क्या होगा? निरंतर बढ़ा है। ठीक है, क्या है? निरंतर बढ़ा है, तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए कितना है भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार? 382। 382 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? शरद पवार, पीसी चिदम्बरम, एसएम कृष्णा, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर हैं। 11 की जनगणना है, 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह में प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? कितना है? 324। 324 होगा यहाँ पर, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय यानी कि 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से पूछा जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के पश्चात इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़े पूछे जा रहे हैं। 2011 के अंतिम जो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। क्या आएगा पहले? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर बिहार आएगा और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस दशक में देखने को मिली है? देखिए जनसंख्या जो भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम रही है, ये पूछा जा रहा है। तो 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। भारत के निम्न राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा है यहाँ पर विकल्प में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है इनमें से? बताइए, इनमें से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ओडिशा होगा। ठीक है, ओडिशा होगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है 2001 से 2011 के बीच भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? गोवा, केरल, कर्नाटक, नागालैंड? क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि किस दशक में देखने को मिली है? उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कब देखने को मिली? 1961 से 1971 दशक के दौरान में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसको महान विभाजक का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? महान विभाजक का जो वर्ष है वो कौन सा माना जाता है? 1921। ठीक है, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? देखकर बताइए सही क्रम क्या है। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले बिहार, फिर पंजाब, झारखंड और फिर उसके बाद उत्तराखंड होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास का प्रोत्साहन और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण। क्या हो जाएगा? कुशलता विकास को प्रोत्साहन, यानी कि ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि। जंगली जानवरों में अभिवृद्धि होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है? बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि का कारण पूछा जा रहा है पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश में क्या रहा है? स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण रहा है, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। अभी आप सभी रुके रहेंगे, प्रश्न है। ठीक है, 50 से ज्यादा प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह प्रतिशत दर्ज की गई है? इनमें से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जैन हो जाएगा। जैन, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? कितने हो जाएगा? 29% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 15 से 60 वर्ष के आयु का समूह, 60 वर्ष से ऊपर आयु का समूह, 50 वर्ष से ऊपर की आयु का समूह, या फिर 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह। क्या हो जाएगा? 0 से 14 वर्ष की आयु का समूह हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है किसमें? किस राज्य में? देखिए विकल्प में आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर ज्यादा है, तो यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या में, भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? 59.29%, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबाद राज्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बिहार होगा। ठीक है, क्या होगा? बिहार होगा। प्रश्न है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? 65% है। ठीक है, 65% है, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? अब यहाँ पर स्त्रियों के प्रतिशत की बात हो रही है। 48.53 है, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक विकल्प है यहाँ पर। किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार? केरल की। केरल होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? लगभग कितनी है साक्षरता? 65.5%, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, कितना है?
16.68%। कितना है? 16.68% है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो अंतराल है वह 16.68% रहा है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब यहाँ पर विकल्प है। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक है? मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश होगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? कितना है साक्षरता का प्रतिशत? तो कितना हो जाएगा? 74.4%, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो था प्राइस वाला 199, ये अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वीडियो जो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बताया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। इनमें से किस दशक में भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई? कितना हो जाएगा? 1991 से 2001 में, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? कितना हो जाएगा? लगभग 17%, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में केंद्रित है वे राज्य इनमें से कौन से हैं? भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें राज्यों में देखने को मिलती है, पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या रहती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? देखिए विकल्प में है, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। तो क्या हो जाएगा? सही कथन का चयन करना है, तो यानी कि यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और दादरा एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्न राज्य का है। इनमें से कौन सा राज्य है जो केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत के दूसरे स्थान पर है? तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, गुजरात यहाँ पर है। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम इनमें से किस राज्य में है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल, कोल, भील, गोंड है यहाँ पर विकल्प में। क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। ठीक है, भील हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2035, 2045 या फिर 2055? क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? 2045 हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? कितना है? 2.4 है। 2.4 है, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, भारत की गिनती जनांकिकी लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए विकल्प में यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या फिर यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। क्या हो जाएगा? यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की जो जनसंख्या है वह अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।